तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ एक नई वीडियो पे बात करने के लिए। और इस वीडियो में आज हम फिर से एक बार इंडिया अफ़गान रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे तालिबान जो है वापस से कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहा है, पावर में आने की कोशिश कर रहा है अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो इस वीडियो में हम इस पर ही चर्चा करेंगे। रशिया की भूमिका पे हम इसमें बहुत तवज्जो देंगे कि कैसे रशिया एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है इधर, और तजाकिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तालिबान वापस से पावर में आने की कोशिश कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि एक मेजर सेटबैक है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगे हुए थे। काफ़ी बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हमारे वहाँ पे लगे हुए थे। मैंने पिछली वीडियो में भी उस पर चर्चा की थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक ज़रूर दूंगा, आप जाइएगा उसको देखिएगा। तो अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान सत्ता में आ गया तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तालिबान की सहायता लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को फैला सकता है। तो भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस जाते समय ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंच गए। और आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भारत, रूस और ईरान तीनों ही देश अफ़गानिस्तान के भविष्य को लेकर अहम भूमिका निभाते हैं। किस तरह से निभाएंगे वो मैं आपको आगे कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा। और हुआ क्या कि बुधवार के दिन भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री जावेद ज़रीफ के साथ हुई। और मुलाकात से पहले अफ़गानिस्तान और तालिबान के नेताओं के बीच भी बैठकर बात हुई थी। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने पहली बार मुलाकात की है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ईरान में अभी अभी नए राष्ट्रपति का चयन हुआ है। अब यहाँ पे एक अनुमान मेरा क्या है, मैं एक बार फिर भी दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरा अनुमान है, ऐसी कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है, बट ये मेरा खुद का स्पेकुलेशन है कि जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी आप वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट है कि अफ़गान डेलीगेशन मीट्स तालिबान इन तेहरान, ईरान फॉरेन मिनिस्टर ने बोला। एंड देयर इज़ अनदर न्यूज़ विच इज दैट अफ़गान गवर्नमेंट डेलीगेशन मीट्स तालिबान इन ईरान। सो तालिबान और अफ़गान डेलीगेशन की मुलाकात हुई तेहरान के अंदर। तेहरान ईरान की राजधानी है और वहाँ पे दोनों डेलीगेट्स आपस में मिले। तालिबान नेता और अफ़गानी जो डेलीगेशन था वो आपस में वहाँ पे मुलाकात करी उन्होंने। और उसके तुरंत बाद ही डॉक्टर एस जयशंकर ईरान पहुँचते हैं तेहरान में उनके प्रेसिडेंट से मिलने। तो प्रेसिडेंट रईसी से मिलने का मैं अनुमान ये लगाता हूँ कि वहाँ भी वो अफ़गान, तालिबान और हिंदुस्तान के रिश्ते में ही आपस में कैसे हम एक डील कर सकते हैं उसी के ऊपर कुछ चर्चा करने गए होंगे। रशिया में भी जो डॉक्टर एस जयशंकर अभी यहाँ से रवाना हो जाएंगे रशिया के लिए भी ईरान से, तो वहाँ पे भी जाके वो अफ़गानिस्तान का मुद्दा ज़रूर उठाने वाले हैं और वो ज़रूर बात करेंगे उसके ऊपर भी रशियन डेलीगेट्स के साथ, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आप जो देख रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बात बोली कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट लूज़र इन अफ़गानिस्तान एज देयर इन्वेस्टमेंट इन बिलियंस वुड गो वेस्ट इफ़ तालिबान टेक ओवर द अफ़गानिस्तान। ठीक है जनाब, मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, हमको बहुत नुकसान होगा। और आप कश्मीर में क्या ही कर रहे हो वो भी सबको पता ही है, किसी को उससे कोई खौफा तो है नहीं कश्मीर में आप लोगों ने क्या कर रहे हैं आप, है ना। आज आपके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे कोई कश्मीरी बोलने वाला आदमी नहीं बचाया आप लोगों ने। तो खैर आप लोगों से तो क्या ही उम्मीद रखी जाएगी। तो इन्होंने सबसे बड़ा लूज़र भारत को करार दे दिया। ये बोलते हैं कि आप एक बार अपनी गिरबान में झाँक के तो देखिए साहब, लूज़र कौन है। एटलीस्ट पैसा तो है ना हमारे पास लगाने के लिए, आपके पास क्या है? आतंकवादियों के सिवा आपने दिया ही क्या है दुनिया को? अगर आपने कुछ और दिया है तो सुई तक भी दी है अगर किसी को, तो साहब कोई पाकिस्तानी से देख रहा हो ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरी बात,
आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, बट गिलगित बल्टिस्तान में जो कमांडर इन चीफ़ है, सेकेंड हैंड कमांडर तालिबान का, उन्होंने आके कचहरी ऑर्गेनाइज़ करी और उस कचहरी में उन्होंने कुछ बातें कही। मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप ज़रा सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान ईसा खान और आप देख रहे हैं 4 न्यूज़। आज मैं बाबूसर के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ मुजाहिदीन गिलगित बल्टिस्तान व कोस्तान की जानिब से खुली कचहरी का इनकाद किया गया है। अमूमी तौर पर मुल्की और गैर मुल्की मसाइल पर बातचीत की गई और बिलखुसूस खंदर के 4 के मुकाम पर 20 फरवरी 2019 को हुकूमत और रसादारों के दरमियान इनकी जो अमन मुआहदा हुआ था उस पर भी बातचीत की गई। अब आए उनके साथ बात करते हैं उन्हीं की ज़ुबानी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप मुझे अपना तारुफ करें और अपने साथ। मेरा नाम है कमांडर हबीब रहमान। मैं गिलगित बल्टिस्तान के नायब अमीर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं कमांडर नसीरुद्दीन और मौलाना महसूदुल हक और कमांडर लियाकत खान। हबीब रहमान साहब, आप मुझे ये बता दें कि जो आपके साथी हैं, जो आपके करीब में बैठे हैं, उनकी इन्होंने तारीफ की है। ये है नसीरुद्दीन साहब कमांडर, और ये कमांडर महफूजुल्लाह साहब हैं, और ये कमांडर हबीब साहब हैं, और ये कमांडर लियाकत है। हबीब रहमान साहब, आप सबसे पहले अपने ख्यालात का इज़हार करें, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने साथियों से कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस मुसलमानान गिलगित बल्टिस्तान व कोस्तान और बरसार बेकार मुजाहिदीन और जेलों में बंद असीरान इस्लाम को हम अपने इत्तेफाक और इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त पहले से ज़्यादा मजबूत होने की मुबारकबादी पेश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इमरान खान जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो इमरान खान गिलगित बल्टिस्तान में टूरिज़्म के लाने की बात करता है, साहब तालिबान के आने के बाद आप टूरिज़्म तो छोड़िए, आपके खुद के लाने ना पड़ जाए ना वहाँ पे, उस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अभी रशिया में मौजूद हैं इस वक्त, और वो रशिया में डेलीगेट्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है, जो कि यहाँ से एक अलग कहानी की शुरुआत होती है, और ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाली है इंडिया अफ़गान रिलेशनशिप में और अफ़गान तालिबान रिलेशनशिप में। वो क्या है? द रोल ऑफ तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान की हम पहले एक बार ज्योग्राफी समझ लेते हैं। तजाकिस्तान के पूर्व में चाइना मौजूद है, नॉर्थ में किर्गिस्तान, वेस्ट में उज़्बेकिस्तान और साउथ में अफ़गानिस्तान। तो तजाकिस्तान के साथ ज्योग्राफी जो है, अफ़गानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं वो, और तजाकिस्तान का थोड़ी सी दूर पे जो बॉर्डर लगता है वो गिलगित बल्टिस्तान से भी लगता है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर आता है, गिलगित बल्टिस्तान। अब थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं एक बार, तजाकिस्तान का इतिहास क्या है। इतिहास ज़रूरी इसलिए है भी बताना, क्योंकि जो रशिया का रोल, जो यहाँ पे अब रशिया रोल निभा रहा है, वो रशिया के रोल को समझने के लिए वो इतिहास जानना ज़रूरी है कि रशिया यहाँ पे है क्यों। तो बिना इतिहास जाने रशिया का रोल समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास को मैं बहुत पीछे ना ले जाके, कि जहाँ तक मुझे याद है सिकंदर का वक्त था, उस टाइम जब रुखसाना एक लड़की थी जिनसे उन्हें मोहब्बत हो गई थी। अब वहाँ से तजाकिस्तान का कुछ इतिहास जो मुझे याद है वहाँ से शुरू होता है, बट वहाँ पे ना जाके हम 13वीं शताब्दी से शुरुआत करते हैं, जब चंगेज़ खान, जो कि एक मंगोल थे, उन्होंने पूरे मध्य एशिया पे, सेंट्रल एशिया पे कब्ज़ा कर लिया था, और 13वीं शताब्दी में उन्होंने पूरा तजाकिस्तान और पूरा सेंट्रल एशिया जीत लिया था। उसके बाद 14वीं शताब्दी में तैमूर आए थे, और तैमूर ने, जो कि उज़्बेकिस्तान के रहने वाला था, उस तैमूर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए तजाकिस्तान भी जीत लिया, और उसने तजाकिस्तान पे 14वीं शताब्दी में वहाँ पे राज किया। उसके बाद बात आती है 19वीं शताब्दी की। 19वीं सदी में रूस के ज़ार ने ये हिस्सा, जो तजाकिस्तान का हिस्सा था, अपने कब्ज़े में लिया। 1860 से 1900 तक इस तजाकिस्तान देश के 2 हिस्से रहे। उत्तरी हिस्सा वो रूस के अधीन था, और दक्षिण का हिस्सा जो था वो अमीरात ऑफ बुखारा के अधीन था। 1924 में
जो तजाकिस्तान था उसको ताजिक ऑटोनोमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम ताजिक ASSR भी बोलते हैं, उसका क्रिएशन हुआ था एज अ पार्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान, जो कि रशिया ने किया था। और 1929 में ताजिक सोवियत सोशल रिपब्लिक इसे बनाया गया, जो कि ताजिक SSR कहलाया। फिर ASSR एक छोटा पार्ट होता था SSR का, SSR उससे एक हायर लेवल होता था। एंड उन्होंने फिर अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक उनको घोषित किया गया। 9 सितंबर 1991 को तजाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन बन गया, क्योंकि सोवियत यूनियन ने डिसइंटीग्रेट कर दिया था। उसके बाद इलेक्शंस हुए 91 में, और इलेक्शंस होने के बाद ही वहाँ पे सिविल वॉर चालू हो गई, और वो सिविल वॉर 1992 से 97 तक चलती रही, जब तक UN ने बीच में आके टांग नहीं अड़ाई तब तक। और ये सिविल वॉर के होने का कारण बहुत बड़ा ये था, क्योंकि सरकार ने लोग खुश नहीं थे उस सरकार से, और खुश ना होने का कारण ये था कि लोगों को ये लगता था कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, और वहाँ पे किसी को बोलने नहीं दिया जाता था सरकार के खिलाफ। इमामोली रहमान जो 1991 में वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे, आज तक इमामोली रहमान ही तजाकिस्तान की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं तजाकिस्तान कैसा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिज़्म थोड़ा ज़्यादा है बजाय लोकतंत्र के। तो हम बात करते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। हुआ क्या है, तालिबान ने अफ़गानिस्तान के जो नॉर्दर्न सेक्टर के जो बॉर्डर्स हैं उन पे कब्ज़ा कर लिया है, और उनके लड़ाके नॉर्दर्न सेक्टर्स में तैनात हैं अब तालिबान के। आपको अगर नक्शे में याद हो, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, कि अफ़गानिस्तान का जो नॉर्थ बॉर्डर लगता है वो लगता है तजाकिस्तान के साथ। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब तालिबान आपका विद्रोह करेगा तो वहाँ से जो रिफ्यूजीज़ हैं उनका आना होगा बहुत, और हो सकता है उस आड़ में कोई आतंकी भी या इस्लामिक कट्टरपंथ जो हैं वो तजाकिस्तान के अंदर घुसने की भी कोशिश करें, और वहाँ पे भी डीस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करें। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए तजाकिस्तान परेशान है कि कैसे मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, और यहाँ पे रोल प्ले करता है रशिया। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और ये जो साथ में इनके बात करते आपको दिख रहे हैं, ये हैं तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट एमोमानी। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, 5 जुलाई को आप जो न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं WION न्यूज़ से, 6 जुलाई को रिपोर्ट किया गया। 5 जुलाई को तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पुतिन को कॉल किया, और इन दोनों की आपस में बात, और उन्होंने यही बताया है कि तालिबान अब धीरे धीरे पूरे नॉर्दर्न सेक्टर्स पे कब्ज़ा कर चुका है अफ़गानिस्तान के, और कल को हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। और नॉट इवन अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान, तालिबान के चलते उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में भी प्रॉब्लम पड़ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि इस्लामिक कट्टरपंथ को मानने वाले लोग या जो आतंकवादी हैं वो लोग यहाँ आके डिस्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए रशिया युद्ध अभ्यास कर रहा है तजाकिस्तान के अंदर। अब आप सोचेंगे रशिया तजाकिस्तान में अंदर युद्ध अभ्यास कैसे कर सकता है? तजाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट कंट्री, रशिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री। बट हुआ क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब 1992 से 97 में सिविल वॉर चल रहा था, तो विद्रोहियों से लड़ने में जिसने हेल्प करी थी वो बहुत बड़ी हेल्प रशिया ने करी थी वहाँ पे। और जो रशिया के काफ़ी मिलिट्री बेसिस भी वहाँ पे हैं। तो रशिया के तजाकिस्तान में 3 मिलिट्री बेसिस हैं। प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे, ये बेसिस क्यों बनाए वो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 2004 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, और उस हमले के बाद काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ और जो आतंकवादी थे वो तजाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगे थे। तो वहाँ पे तजाकिस्तान ने मदद मांगी थी रशिया से,
और रशिया ने अपने लड़ाके भेजे थे जिन्होंने जाके वो सारे रेफ्यूजीज़ को वहाँ से हटाया था, और जो आतंकवादी थे, जो आतंक का खतरा था तजाकिस्तान को, उसे न्यूट्रलाइज़ किया था रशिया ने। वहाँ पे बहुत बड़ी रोल प्ले किया था, और क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया था। दूसरा कारण जो बहुत बड़ा ये था कि रशिया सेंट्रल एशिया में कदम इसलिए भी रखना चाहता था ताकि वो कंट्रोल कर सके सेंट्रल पार्ट को, क्योंकि आप जानते हैं इधर चाइना आ जाता है ईस्ट की तरफ और वेस्ट में अमेरिका है, ठीक है। और रशिया भी अब एशिया में अपने आप को कम तो किसी से समझता नहीं है, तो एशिया में दबदबा बनाने के लिए उसको बहुत बढ़िया एक वो मिल गया था रोल प्ले करने के लिए, और उसने आके तजाकिस्तान में अपने मिलिट्री बेसिस बनाए और उसने आर्म सपोर्ट दिया, डिफेंस सपोर्ट दिया तजाकिस्तान को, यहाँ तक कि उसकी आर्मी की ट्रेनिंग और उनका तजाकिस्तान आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स भी है, जो वहाँ के लोग जो बताते हैं जो तजाकिस्तान आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तजाकिस्तान आर्मी का, वो भी रूसी सेना के तर्ज पर ही बना हुआ है। तो इतना तजाकिस्तान रशिया के ऊपर डिपेंड करता है डिफेंस सेक्टर में। आप ये समझ सकते हैं जैसे नेपाल और भूटान के अलाए हैं इंडिया डिफेंस के सेक्टर में, सेम तजाकिस्तान को हेल्प करता है उसी मैनर में रशिया। तो यहाँ पे रोल प्ले करता है रशिया। तो अगर अफ़गानिस्तान से तजाकिस्तान को दिख रहा है कि मेरे ऊपर कोई थ्रेट आने वाला है ड्यू टू तालिबान, तो वहाँ रशिया रोल प्ले करता है और रशिया युद्धाभ्यास कर रहा है अपने। अगर खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसी सिचुएशन आई तो ये भी तय मानिए आप कि रशिया रोल में आएगा, जो कि रशिया इतना ज़्यादा आता नहीं है मिलिट्री को लेके रोल में, बट फिर भी शायद हमें देखने को मिल सकता है अगर सिचुएशंस ख़राब होती चली गई तो। Ahead of his arrival, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov also made some interesting remarks. He said that Russia is closely watching what's happening in Afghanistan, that it's ready to use its military base in Tajikistan and ready to defend its regional allies if necessary. As you know, we are closely watching what is happening in Afghanistan, where the situation has a tendency to swiftly deteriorate, including against the backdrop of the hasty exit of American and other NATO troops. We will do everything we can, including using the capabilities of the Russian military base on Tajikistan's border with Afghanistan to prevent any aggressive impulses towards our allies. तो ये कारण रहा रशिया तजाकिस्तान में क्यों है, क्योंकि तजाकिस्तान के पास वो सपोर्ट नहीं है डिफेंस में जो उसको किसी भी थ्रेट से बचा सके। तो उसको थ्रेट से बचाने के लिए रशिया उसके साथ खड़ा रहता है हमेशा के लिए, जैसे हिंदुस्तान नेपाल और भूटान के साथ खड़ा है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं वो रिएक्ट करते हैं इन सब चीज़ों पे, और हिंदुस्तान के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो रशिया में जाके क्या क्या बात करते हैं। क्योंकि देखिए ये ऑब्वियस है कि कुछ भी मीडिया में रिपोर्ट नहीं होगा तालिबान को लेके, पर जितना मैं समझता हूँ जियोपॉलिटिक्स को, वो हिंदुस्तान का लगाया हुआ पैसा, हमारा डेवलपमेंट और जो पाकिस्तान कश्मीर में प्रॉब्लम कर सकता है, इन तीनों बातों को जहन में रखेंगे और अफ़गानिस्तान में पीस रहे और डेवलपमेंट बरकरार रहे, इस बात के ऊपर ही उनका मेजर कंसर्न रहेगा, जितना मैं समझता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर को। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वहाँ क्या सिचुएशंस बनेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आए थे कि इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अपने जो इंडियन नेशनल्स हैं जो अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं उनको सबको धीरे धीरे इवैक्यूएट कर लिया जाए। पर देखिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, बहुत कुछ है दाव पे हमारा, काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे वो सब वहाँ पे हैं ही हैं ऑब्वियसली। और दूसरा, कश्मीर में कहीं प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट ना हो जाए, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कश्मीर में। देखिए चिंता मुझे ज़्यादा पैसे की ना हो के, प्रोजेक्ट्स की ना हो के कश्मीर की है, क्योंकि कश्मीर का इशू बहुत आपको पता है कितना सेंसिटिव इशू है कश्मीर का। और अगर ये हुआ तालिबान का वहाँ पे कुछ रोल आया पाकिस्तान के साथ, तो ज़रूर कश्मीर पे गाज गिरेगी उसकी, जिसे हमें
रोकना है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भरपूर अपना काम कर रही है। मैं तो दाद देता हूँ जयशंकर की, वो कतर गए, कतर से वापस हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान से अब ईरान गए, ईरान से फिर रशिया गए, हर जगह वो बात कर रहे हैं। और लेट्स सी, दिस इज़ हाउ डिप्लोमेसी इज़। क्या होता है जल्दी पता चलेगा, महीने 2 महीने के अंदर। बट हम यही दुआ करते हैं कि सब ठीक हो जाए।